नमस्कार, मैं राकेश परमार और अब देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज वैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा हटाई गई थी, राज्य को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक भाग को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसको सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने सही साबित किया है। हालांकि यह विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं था क्योंकि यह पहले से ही गैर संवैधानिक बात था ही नहीं। भारत के संसद में अगर कोई काम संसद के विधायी कार्यों से प्रस्तावित होकर के पास होकर के होगा, वह गैर संवैधानिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि संविधान बनाना, संविधान में संशोधन करना, यह संविधान की किसी भी चीज को उलटफेर करना, उसमें कुछ जोड़ना घटाना, यह संसद का काम है। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 संसद के द्वारा ही हटाया गया था, तो यह गैर संवैधानिक वैसे भी नहीं हो सकता था। लेकिन वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने इसको सर्वोच्च न्यायालय के दहलीज तक लेकर के गए ताकि कुछ फैसला इधर उधर आ जाए, उसमें से कुछ मीन मेख निकाल करके मोदी सरकार की बदनामी कराई जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से यह साबित हो गया कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में सर्वोच्च रणनीतिकार भी है और बाकी लोग बेकार साबित हो रहे हैं। बेकार है नहीं, साबित हो रहे हैं अपने कर्मों से, अपने गलत निर्णयों से। खैर, आज 2 घटनाएं हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत बड़ा निर्णय आया और दूसरा हुआ कि मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिला। आज की चर्चा में इसी बात पर था। कल छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी और नया नेता के साथ आज मध्य प्रदेश में भी नया नेता मिल गया है। स्वाभाविक है कि कल राजस्थान में भी यही होगा और होना भी चाहिए। अब इसका 2 पहलू है, पक्ष विपक्ष। निष्पक्ष तो खैर राजनीति होती ही नहीं, तो मैं कोई निष्पक्ष चर्चा कैसे कर सकता हूं, या मैं जो बात कहूंगा वो निष्पक्ष कैसे माना जाएगा। इसका पक्ष में चर्चा करते हैं। देखिए, पक्ष में चर्चा यह है कि यह लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति लागू है। मतलब हम हैं तो हम ही हैं, हमारे बाद भी हम ही हैं कि नीति के आगे निकलना पड़ेगा और निकलना भी चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की पारी समाप्ति की घोषणा उनको स्वयं कर देनी चाहिए। क्योंकि जब सुनील गावस्कर क्रिकेट से विदा ले लिए, कपिल देव हो लिए, महेंद्र अमरनाथ हो गए, सचिन तेंदुलकर भी विदा ले लिया, तब भी हम विश्व कप के फाइनल तक लगातार 11 मैच जीतते हुए आए हैं। एक दिन खराब था और हम फाइनल हार गए। लेकिन विश्व कप में जो क्रिकेट खेली उसमें कहीं सुनील गावस्कर की कमी खली, कहीं महेंद्र अमरनाथ, दिलीप वेंकसरकर, पिलापुरी प्रसन्ना के, बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, या कपिल देव, या सचिन तेंदुलकर, जवाहर श्रीनाथ, वेंकट रमन, इन लोगों की कमी खली? नहीं खली, क्योंकि नए बच्चों ने उनके पद चिन्हों पर बनाए रास्ते पर एक बुलंद इमारत खड़ा किया है और शानदार विजयश्री प्राप्त किया है। लगातार सभी मैचों को, विश्व कप में भाग लेने वाली सभी टीमों को लगातार रौंदा है और मनमाफिक रौंदा है। इसलिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बेंच स्ट्रेंथ मजबूत किया था, आने वाले पीढ़ी पर ध्यान दिया था। उसका नतीजा था कि विश्व कप समाप्ति के बाद करीब करीब पूरी टीम बदल करके दूसरी नई टीम T20 में आई और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को धूल चढ़ी, इसलिए कि बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत रखा गया था। राजनीति में भी यह हो, ऐसा नरेंद्र मोदी चाहते हैं। वसुंधरा जी निस्संदेह राजस्थान की लोकप्रिय नेता हो सकती हैं, है भी। शिवराज सिंह चौहान तो अपने दम पर 18 साल से शासन में थे। स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में उनका चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। मैं मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से थोड़ा बहुत वाकिफ हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान का जमीनी स्तर पर कहीं कोई विरोध नहीं था। कहीं कहीं कोई भाजपा का विरोध बेशक कर रहा हो, किसी और पार्टी और किसी और नेता का नाम ले रहा हो, लेकिन शिवराज चौहान का नाम सबसे पहले लेता था। शिवराज चौहान पे भरोसा सबसे पहले था। उन्होंने अच्छे काम भी किया है, भाजपा का नाम भी किया है।
इसका मतलब ये नहीं है कि अब शिवराज चौहान आजीवन के लिए मान ले कि अब ये मेरी बपौती होगी, जो मैं चाहूंगा वही होगा। या शिवराज चौहान नहीं चाहते और चाहेंगे भी नहीं, और उनको चाहने भी नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर कोई नया टीम आएगा, जैसे आज यादव जी आए हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक यादव को बुला करके नरेंद्र मोदी ने दूर की कौड़ी खेली है। एक तो मध्य प्रदेश में एक नया और फ्रेश नेतृत्व मिला है। जो कुछ चीजें घटी होंगी, अंदर खाने होंगी, दबी होंगी, और 18 साल से लगातार शिवराज चौहान के बने रहने से एक्सपोज नहीं हो पा रही होंगी, उन सबको खुले सांस हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा और वो एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे। नया जोश, नया उमंग, और आगे 20-25 साल तक का एक नेता मिला। ये कहे कि नरेंद्र मोदी ने एक नए नेता के पौध या फौज को तैयार किया है। चाहे वो मध्य प्रदेश में फडणवीस का मामला हो। जब फडणवीस का अनाउंसमेंट हुआ तो मैं भी बड़ा परेशान हो गया कि ये तो भारतीय युवजन का टीम चुन रहे हैं या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी फडणवीस है। फडणवीस के इर्द गिर्द ही शरद पवार घूम रहे हैं, बाला साहब ठाकरे का परिवार घूम रहा है, और बड़े बड़े मठाधीश घूम रहे हैं। सत्ता का ध्रुव केंद्र फडणवीस है और उसके रणनीति का कोई सानी नहीं। उसका हर स्टेप जेन्युइन, सही जगह पर और शानदार उठ रहा है। अब फडणवीस फुल फ्लैश नेता है और भारतीय राष्ट्रीय कार्य परिषद, भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी में भी है। कल को मध्य प्रदेश वाले यादव जी के साथ ये होगा। यादव जी का नेता बनाने से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव परिवार की वर्चस्व है, कुंडली मार के सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं, उनको यह मैसेज आएगा कि भाई भाजपा में जमीन का यादव उठा करके मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार के बाहर किसी नेता के विषय में यह सोचा जा सकता है कि कोई और यादव समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी? क्या बिहार में लालू परिवार से अलग किसी यादव को इतनी बड़ी जिम्मेवारी की बात सोची जा सकती है? सोच सकता है बिहार? यह बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचने के लिए यादव जी को मध्य प्रदेश का कमान संभाला गया है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ही दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार से तो बड़ा ही है और संसद भी वहां से ज्यादा आते हैं, बिहार से बेशक कम आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 सांसद आते हैं और मध्य प्रदेश एक बड़ा डाइवर्सिटी वाला है। अपने सीमाओं में अलग अलग विविधता वाला राज्य जुड़ा हुआ है। कहीं महाराष्ट्र जुड़ रहा है तो कहीं कर्नाटक जुड़ रहा है तो कहीं उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है। मतलब कई राज्यों को समेटे हुए और सीमाओं से टकराता हुआ ये राज्य है। कई तरह की कल्चर है, कई तरह की डाइवर्सिटी है। ऐसे विविधता वाले में एक नया पौध को मौका देना और एक नए आदमी को जिम्मेदारी देना राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ में युवा रमन सिंह जी का आयु अब करीब करीब पूरा हो रहा था, उम्र दराज हो गए थे। हो सकता है 5 साल तक के लिए वो नेता बन जाते, लेकिन भाजपा ने 5 साल के ऊपर 50 साल को तरजीह दिया। नरेंद्र मोदी के नजर में अगला 5 साल नहीं, पूरे 50 साल तक देश भर में भाजपा का शासन चाहिए। और नए पौध इस बात में फिट बैठती थी, क्योंकि ईश्वर लंबी उम्र दे रमन सिंह को, लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि वो अगले 50 साल तक इस धरती पर रहेंगे। मेरी दुआएं हैं कि वो 100 साल तक रहे, लेकिन निरोग रहे, स्वस्थ रहे और बिल्कुल प्रसन्न रहे, तब रहे। तो घसीट कर आने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यह नश्वर शरीर तो एक न एक दिन सभी को छोड़ना है। आज हमारी बारी, कल हमकी बारी, कब किसका बारी है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक अनुमान है ना कि आदमी 80-90-100 साल तक जिएगा। रमन सिंह उसके करीब पहुंच गया है, तो 50 साल तक ये नहीं रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान की उम्र बहुत हो गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुआ और मतलब मैडम सिंधिया का उम्र बढ़ता जा रहा है और उन लोगों ने बड़ा किया है। अब इन्हें चाहिए कि अपने नेतृत्व में युवाओं को मौका दे और उन्हें ट्रेंड करें, जनभावना जगाएं और जनसेवा सिखाएं। तब जाकर के समग्र राष्ट्र विकास का नरेंद्र मोदी का परिकल्पना पूरा होगा। आप इसका नेगेटिव सोच लीजिए, जो नेगेटिव कुछ लोग कहेंगे मैं वो भी कह देता हूं। मित्रों, आप यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक वर्चस्व के आगे अब कोई नहीं ठहर पा रहा है। मोदी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और उनके करने के आगे किसी की चल नहीं रही है। नरेंद्र मोदी ने चाहा तो एक मामूली आदमी जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसने के लिए भी परमिशन लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वो मुख्यमंत्री बनने की हिमाकत किया ड्यू टू नरेंद्र मोदी
महाराष्ट्र की बात करता हूं, देवेंद्र फडणवीस। आज वही हाल है। यादव जी को मुख्यमंत्री अनाउंस के पहले तक कोई नहीं जानता था, हालांकि मंत्री भी थे, लेकिन मैं भी नहीं जानता था। सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, टीवी पर बहस करते हैं, डिबेट में भाग लेते हैं, लेकिन अगर आज के डिबेट में मैं होता तो पूछ देते कि यादव जी मुख्यमंत्री में उनके विषय में राकेश जी बताइए, तो मुझे अपने मोबाइल में गूगल का सहारा लेना पड़ता और पूछना पड़ता कि हु इज यादव। ऐसे जमीनी नेता को सशस्त्र शिवराज सिंह चौहान के सर पर खड़ा कर देने के साहस या राजनीतिक वर्चस्व, हिम्मत के काम नरेंद्र मोदी के सामने किसी की नाक टिक पाने की क्षमता की वजह से ही है, और यह गलत है। लोकतंत्र में कोई आदमी इतना ऊंचा ना हो जाए कि उसके ऊपर कोई ना हो, उसके बराबर कोई ना हो, उसके मुकाबले में कोई ना हो। यह शुद्ध लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राजस्थान में भी कल होगा, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चाल चरित्र और चेहरा है उसमें कोई विरोध करने की साहस न कर पाए और ना करे, लेकिन लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है, आप यह कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में यह भी ठीक नहीं है कि कोई आदमी दावा करे कि मैं हूं तो मैं ही हूं और कोई ना हो, जैसा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बयान से या उनके लोगों के बयान से पता चल रहा है। जैसा शिवराज सिंह चौहान कल तक कह रहे थे कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, 29 सीट जीताऊंगा, अब वो दिल्ली भी आएंगे और 29 सीट की जिम्मेदारी से मुक्त भी होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। शिवराज चौहान के बाद दो ही रास्ता है, या तो केंद्र में मोदी के अधीन मंत्री बने, या कहीं राज्य का राज्यपाल बने, या आराम करें। तीसरा ऑप्शन और मुझे कोई नहीं दिख रहा है। शिवराज चौहान और क्या करेंगे? पार्टी तोड़ने की क्षमता में वो नहीं है, क्योंकि भाजपा में बलराम मध्योक को नहीं कोई ने पूछा, कल्याण सिंह जी को किसी ने नहीं पूछा, तो शिवराज सिंह चौहान तो इन लोगों के बाद बहुत बाद में है। वो ये जानते भी होंगे, क्योंकि बड़े दिन से भाजपा ही है, भाजपा के चरित्र पहचानते भी होंगे। वही बात मैडम सिंधिया के लिए भी है। मैडम सिंधिया कुछ उखाड़ पकड़ कर सकते हैं, कुछ उलटफेर कर सकते हैं, तो 10-20 लोगों को तोड़ सकते हैं, लेकिन जो आज मोदी का वर्चस्व है उसके सामने वो बोल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। आप कह सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, लेकिन देश के लिए शुभ है। देश में ऐसे ही नेता की जरूरत है जो स्पष्ट निर्णय, राइट हो रॉन्ग हो ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन साफ निर्णय ले। डिसीजन पैरालाइज 140-50 करोड़ वाले देश में संभव नहीं है, उचित नहीं है और ठीक भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आज जो किया उसकी जो परिणति होगी, इसकी जो असर होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं इसको 2 शब्दों में व्याख्या करता हूं। पहला कि नरेंद्र मोदी को पहचानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो क्या सोचते हैं वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। और दूसरा कि आज मोदी है तो मुमकिन है कि जो चाहता है वो होता है, जो करता है वही होता है, बाकी सब कुछ नहीं होता। किसी के चाहने से नहीं होता, किसी के धमकाने से नहीं होता, किसी के प्रभाव से नहीं होता। और यह लोकतंत्र में शुभ भी है और अशुभ भी है, लेकिन सही जरूर है, क्योंकि निर्णय स्पष्ट ले, साथ साथ ले और साफ साफ ले, तभी सत्ता पर नेता का नियंत्रण होगा। और इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्सिटी वाला देश में साफ निर्णय, साथ निर्णय और स्पष्ट निर्णय वाले नेता के साथ मैं हूं, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कल जो राजस्थान का नेता बनेगा उसको आज अग्रिम बधाई, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता बन चुके को बहुत बहुत बधाई के साथ समस्त देश को मोदी के इस निर्णय का समीक्षा करने का आह्वान करता हूं, और मांग करता हूं कि विचार करिएगा कि मोदी ने 5 साल देखा या 50 साल देखा। मेरा विचार है कि उन्होंने 50 साल देखा, और किसी भी नेता को 50 साल देखने वाला रणनीति ही बनानी चाहिए, जैसा मोदी ने बनाया। आप भी विचार करिएगा, मैं तो विचार करके ही आपके सामने आया हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, वंदे मातरम।